साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें अध्याय चल रहा है आपका 4, जिसका नाम है कार्यपालिका। जिसमें मैंने आपको अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं में अंतर, आपको समझा दिया है भारत ने आपके क्यों अपनाई है संसदीय कार्यपालिका, और मैंने आपको समझा दिया है कि भारत में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्तियां दी हैं। इससे आप बखूबी परिचित हो चुके हैं। अब मैं चल रहा हूं आपको समझाने राजनीतिक कार्यपालिका के उस ध्रुव के बारे में जिसके इर्द गिर्द पूरा ब्रह्मांड नाचता है। राजनीतिक कार्यपालिका का सूरज चल रहा हूं मैं, उसके बारे में आपको पढ़ाने। मैं चल रहा हूं आपको माननीय प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की ताकत को समझाने। यही हमारे देश की राजनीतिक कार्यपालिका के क्या है, ध्रुव ग्रह हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी की पूरी राजनीतिक कार्यपालिका घूमती है। आपको मैंने बता दिया है कि किसी भी देश में जो लोकतांत्रिक देश होता है उसमें प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है। आपको अपने देश का पता है कि हमारे देश में हमने अपने पूरे देश को 543 और या 45, कुछ भी कह सकते हो आप इन नंबरों में से, 43 या 45, तो 545 सीटों में हमने अपने पूरे देश को बांट रखा है, जिसमें हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीतते हैं और अगर उनको संसद में बहुमत मिल जाता है, बहुमत के लिए कितनी सीटें, 272 या 73 या 74 मान के चलते हैं, ठीक है, 74 सीटें जिस पार्टी को संसद में जिस पार्टी के 275 या 274 सदस्य जीत के आ जाते हैं, उस पार्टी की देश में सरकार बन जाती है। और फिर यहां से प्रारंभ होता है राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण। उसके बाद वो जो 274 लोग हैं ना, वो निर्धारित करेंगे कि उनका प्रधान नेता कौन बनेगा। उन्हीं में से एक को वो अपना प्रधान नेता बना देते हैं, जिसको राष्ट्रपति साहब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला देते हैं। और फिर वो जो व्यक्ति बनता है वो निर्धारित करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन कौन होगा। समझ में आ रही बात? तो ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का सूरज है। प्रधानमंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का सूरज है और उसके इर्द गिर्द सारे के सारे ग्रह घूमते हैं और अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और अपना जीवन संचालित करते हैं। तो इस तरह से आपके देश में एक राजनीतिक कार्यपालिका बैठती है। तो आपने समझ लिया राजनीतिक कार्यपालिका कहां से स्टार्ट है। राष्ट्रपति आपकी राजनीतिक कार्यपालिका के एक सदस्य है, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद मुख्य है, क्योंकि इनके बिना राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं है। वो देश के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति जो भी फैसले लेते हैं इनकी एडवाइस पर ही लेते हैं। तो आप जान गए कि आपके देश में प्रधानमंत्री कैसे बनता है। अब चल रहा हूं मैं उस प्रधानमंत्री की ताकत को आपको समझाने कि उस प्रधानमंत्री के पास कितनी ताकत है। मैंने आपको बता दिया है हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के पास असीमित सत्ता नहीं है। असीमित सत्ता किसी के पास नहीं। प्रधानमंत्री भी अपनी कुर्सी पर तभी तक है जब तक उनको अपने नेताओं का सहयोग मिलता रहेगा। जब तक उनके नेता है, सहयोगी नेता है, जब तक उन्हें अपना प्रधानमंत्री मानते रहेंगे तब तक वो उस कुर्सी पर विराजमान रहेंगे। और जिस दिन उनके नेता या सदस्य उनको कहते हैं कि आप हमारे नेता नहीं हैं आप, तो उस दिन से उनके नीचे से उनकी कुर्सी चली जाएगी। ये भारत का प्रावधान है। समझ में आ गई बात? तो आगे सुनो। तो अब यहां पर जो समझाने चल रहा हूं मैं आपको, ये समझाने चल रहा हूं कि उस प्रधानमंत्री के पास कितनी ताकत है। वो प्रधानमंत्री इस देश के लिए क्या क्या
कर सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता, हम सबको नहीं पता, इसीलिए तो हम विपक्ष से सवाल पूछे चले जाते हैं। भाई जो सत्ता में है सवाल उससे पूछा जाता है, जो विपक्ष में है उससे सवाल नहीं पूछा जाता, उसका काम होता है सवाल करना। और आप उल्टा करते हैं आपके देश में कि जो विपक्ष में है उल्टा उससे सवाल करते हैं और जो पक्ष में है वो सवाल करते हैं। तो ये सरासर गलत है। जो विपक्ष में होता है कभी उससे सवाल नहीं किया जाता, सवाल उससे किया जाता है जो पक्ष में होता है। जैसे कि आज भाजपा है सत्ता में, तो सत्ता में किससे प्रश्न किससे करेंगे हम? भाजपा से करेंगे, ना कि कांग्रेस से। तो यही बात यहाँ पर आप समझेंगे कि एक प्रधानमंत्री की एक देश के प्रति, अपने देश के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी होती है और उसका अपने देश में कितना बड़ा रुतबा होता है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि आपके प्रधानमंत्री की कितनी शक्ति है। भारत के प्रधानमंत्री का पद उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। जब अगर आपको भारत की राजनीति की चर्चा करनी है तो आपको बिना प्रधानमंत्री के पद की चर्चा किए बगैर आप भारत की राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यही तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे हमारे सौर मंडल का क्या है? सूरज है। इसी के ही शक्ति तो सारे के सारे ग्रह जगमग है ना, इसी की शक्ति से तो सारे के सारे ग्रह जगमग है। तो जब तक हम अपने प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम भारत की राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते। अब कारण मैंने आपको बता दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? आप सोचिए ऐसा क्यों? मैंने आपको रीजन बता ही दिया ऐसा क्यों, क्योंकि वो हमारे सौर मंडल का सूरज है। तो बिना सूरज के सौर मंडल को कभी क्या नहीं मिल सकती? कभी शक्ति नहीं मिल सकती। तो वो ही हमारे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के लिए। आगे सुनिए, अंडरलाइन करिएगा कुछ बातें। इस अध्याय में आप पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान है, अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। आपको मैंने बता ही दिया है कि देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि वो अपने मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता हुआ नेता है, इसलिए वो सरकार का प्रधान नेता होता है। वो सरकार का प्रधान नेता होता है। संसदीय प्रणाली की यही सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर है तो प्रधानमंत्री के पास बहुत शक्ति, लेकिन प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के बिना उन शक्तियों को प्रयोग नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री इस कुर्सी पर तभी तक है जब तक उसको उसके सहयोगी सांसदों का सहयोग मिला रहेगा। जिस दिन उसके सहयोगी सांसद उस पर अपना विश्वास करना बंद कर देंगे, उस दिन उसके नीचे से उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। ये एक संसदीय कार्य प्रणाली की सबसे खूबसूरत चीज है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को असीमित शक्ति नहीं है। जैसे कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या, एक बार उसको उसका राष्ट्रपति पद मिला, उसके बाद जब तक वो अपने पद पर है तब तक उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता, खास तौर पर। ठीक, आगे सुनिए। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त। सुन लो, जब तक मैंने आपको बता ही रखा है संसद में हमारे दो सदन हैं, एक को कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा। लोकसभा ही वो असली सभा है या असली पार्लियामेंट, इसी को हम रियल पार्लियामेंट कहेंगे। वो जो राज्यसभा है वो कहने के लिए एक भाग है पार्लियामेंट का, लेकिन वास्तविक ताकत उसके पास नहीं है। वास्तविक ताकत किसके पास है? लोअर हाउस के पास, लोकसभा के पास। क्यों? क्योंकि इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुनकर आते हैं। अगले अध्याय में इस पर बखूबी चर्चा की
जाएगी। अगला अध्याय इसी से संबंधित है। तो ये जान लीजिए, जो अगर आपको लोकसभा में बहुमत नहीं है तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। साफ सीधी बात, आपको अगर प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करना है तो आपको लोकसभा में बहुमत मिला होना चाहिए। ठीक, बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, अंडरलाइन करो, जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है वह अपना पद भी खो देता है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्ष तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना है, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिक स्वीकार होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। देखो 1989 से लेकर आप मान लीजिए 2014 तक हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं ना, ये सारे के सारे गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये सारे के सारे कौन सी सरकार के प्रधानमंत्री रहे हैं? गठबंधन सरकार के। ठीक, अब जो प्रधानमंत्री हैं 2014 के बाद नरेंद्र मोदी, वो पूर्ण बहुमत की सरकार वाले प्रधानमंत्री हैं। तो पूर्ण बहुमत के प्रधानमंत्री में यह अंतर होता है कि उसे किसी और पार्टी का सहयोग नहीं चाहिए होता, उसे अपनी पावर में कोई नेगोशिएशन नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जो गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री होता है वो सब पार्टियों की सहमति से चुना जाता है कि हाँ भाई ये हमें पसंद है, आपको अपनी पार्टी में से अगर इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप, तभी हम आपको समर्थन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो वैसे भी देखो अपनी पार्टी में भी यही फॉर्मूला काम करता है, और जब हम गठबंधन वाला प्रधानमंत्री बनाते हैं तब भी यही काम होता है। लोकसभा में आपको एक निश्चित सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। मैंने मान लिया है हमारी लोकसभा में कितने सदस्य हैं? लोकसभा में हमारे सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 मान के चलता हूं। तो इसका आधा +1 इतना चाहिए होता है बहुमत के लिए। इसकी 50% +1 जिस पार्टी के पास होता है वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार। तो मान लो आपके पास 270 ही है। अब आपके पास 270 ही सदस्य हैं, तो आपको कितने चाहिए? आपको 4 चाहिए या 3 चाहिए। ठीक है, तो अब आप दूसरी पार्टियों से सहयोग मांगो, मिल जाएगा ऐसी कंडीशन में। बहुत आसान है यहाँ पर। लेकिन अब यही सिचुएशन आप सोचो, अब आप सोचो कि ये 200 होता, एक पार्टी को 200 मिले, ये सबसे बड़ी पार्टी है। मौका तो सबसे पहले इसी को मिलेगा प्रधानमंत्री बनाने का, इसी को मौका मिलेगा लोकसभा में अपने बहुमत को सिद्ध करने का। तो अब ये जिनके साथ भी गठबंधन करेगी, अब उनकी राय भी इसे माननी पड़ेगी, और वो इसी के पार्टी में जिसको कहेंगे उसको ही प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। पहले चाहते थे किसी और को बनाना, लेकिन वो कहते हैं आप इनको प्रधानमंत्री का पद दोगे तभी हम आपको समर्थन देंगे। तब गठबंधन सरकार में अलग अलग दलों को भी सुनना पड़ता है। वहां पर जो प्रधानमंत्री बनता है, कभी कभी जो उनकी खुद की पार्टी को नहीं पसंद होता है ना, उसे ना बनाकर उसे बनाना पड़ता है, जो पसंद होता है उसे नहीं बनाना
पड़ता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये गठबंधन सरकार में होता है, लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है भाजपा जैसी, तो फिर भाजपा को किसी की सुननी नहीं पड़ती। वो जिसको चाहते हैं, जिसको उसके सांसद चाहते हैं, वही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। और पहली बात, नरेंद्र मोदी जी को भाजपा ने प्रधानमंत्री नहीं बने, भारत चाहता था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, इसीलिए भाजपा के जो लायक नालायक कैंडिडेट्स भी थे सांसद के, उनको भी उन्होंने जिता दिया। इसीलिए, सिर्फ और कोई कारण नहीं, और कोई कारण नहीं, समझना ही बात। तो भाजपा आज पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और वो पूर्ण बहुमत से अपने शासन को संचालित कर रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री के पास बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है, क्योंकि वो अपने मंत्रिपरिषद के बहुत ज्यादा सहयोग और संबल के साथ प्रधानमंत्री बने हैं। मतलब उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई बहुमत की टेंशन नहीं है। सीधी बात ये है कि उनकी खुद की पार्टी के पास, उनकी खुद की पार्टी कितने सदस्य जीते हुए हैं लोकसभा में? 318। अपार बहुमत है ये, तो अपार बहुमत। तो इतने सीटें जीते हैं तो उन्हें किस बात की टेंशन होगी? आराम से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, समझ में आएगा? उनको कोई टेंशन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है माननीय प्रधानमंत्री के लिए। आगे सुनिए, इस परिस्थिति में जो नेता सही प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ये तय करता है, समझना क्यों? देखो, पार्टी भी तय करती है, प्रधानमंत्री भी तय करता है, ठीक है? प्रधानमंत्री भी तय करता है, पार्टी भी तय करती है। अब अमित शाह है, जैसे अमित शाह क्या है? गृह मंत्री हैं। तो ये जब पूरी पार्टी ही डिस्कस करके पूरा मंत्रिपरिषद बनाती है, लेकिन सब कुछ पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, फिर उसके बाद उनके मंत्री, जो प्रधानमंत्री लिस्ट देते हैं राष्ट्रपति साहब को, उनको मंत्रिपरिषद के रूप में शपथ दिला दी जाती है। मंत्रिपरिषद क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको एक बार। जैसे गृह मंत्री जी हैं, आपके विदेश मंत्री हैं, आपके शिक्षा मंत्री हैं, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, जैसे रेल मंत्री हैं, आपकी विदेश मंत्री और आपके सेना के मंत्री हैं। ये सारे के सारे महिला विकास मंत्री, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे मंत्रालय हैं। तो इन मंत्रालयों को जो लोग संचालित कर रहे हैं ना, उन्हें केंद्रीय मंत्री कहा जाता है, उन्हीं को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो इन सब की नियुक्ति माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इन सब की नियुक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर रखना, ठीक है? तो प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पर है, तभी तक ये लोग अपने पद पर रह सकते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री के नीचे से उनकी कुर्सी चली जाएगी, उस दिन ये अपने आप टर्मिनेट हो जाएंगे, अपने आप। समझ में आ गई बात? अपने आप वो लोग अपनी कुर्सी से हट जाएंगे, अपने आप। हटाने की भी कोई जरूरत नहीं। आगे सुनो, प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के पद स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री बनाया जाता है। तो तीन तरीके के मंत्री होते हैं। पहला होता है मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, ठीक है? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं केंद्र सरकार में। एक होता है मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री बनाया जाता है, उनकी वरिष्ठता के आधार पर, उनकी कैटेगरी के आधार पर, ठीक? आगे सुनो, इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल का सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ऐसा कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता जो संसद का सदस्य ना हो। अगर आप संसद के सदस्य नहीं हैं तो आप मंत्री नहीं बन सकते हैं, ना ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर आपको मंत्री या प्रधानमंत्री बनना है तो आपको संसद का सदस्य होना जरूरी है, किसी न किसी सदन का।
लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है। बिना लोकसभा में बहुमत प्राप्त करे आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते बिना लोकसभा के बहुमत के। ये बात याद रखना, ठीक है। आगे सुनो। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मान लो गलती से कोई बन जाता है, मान लिया हमने कि गलती से कोई बन गया, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर कहीं से चुनाव लड़के जीतकर संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा। बिना संसद के सदस्य बने आप प्रधानमंत्री या मंत्री के पद पर नहीं रह सकते हैं, ठीक। ये है भारत की पूरी प्रक्रिया। तो अब आप जान लीजिए प्रधानमंत्री का पद कितना ज्यादा, प्रधानमंत्री ही ये तय करता है कि कौन मंत्री परिषद में रहेगा और कौन मंत्री परिषद में नहीं रहेगा। साफ सीधी बात, ठीक। आगे सुनो। अब आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हो, भैया कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, मंत्री परिषद में कितने लोग रखे जा सकते हैं, उसका भी उत्तर सुनिए। पहले बहुत लोगों को लालच देके कि हाँ तुम हमारी पार्टी का सहयोग करो, तुम्हें मंत्रालय दे देंगे, मंत्रालय दे देंगे, क्योंकि मंत्री का अपना एक रुतबा अलग हो जाता है। एक सांसद और एक मंत्री में अंतर होता है, एक सांसद और एक मंत्री में अंतर होता है। तो देखो हमारे संविधान, तो मंत्री परिषद का आकार कितना बड़ा हो सकता है, सुन लो। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्री परिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था। समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप कि अगर गठबंधन की सरकार बनानी है तो उनको लालच दे देते थे, तुम आ जाओ, तुम्हारे इतने नेताओं को हम, इतने सांसदों को हम मंत्री बना देंगे, तुम्हारे इतने। तो इस तरह से लालच देके, मंत्री पद का लालच देकर छोटे दलों का सहयोग प्राप्त किया जाता था बड़ी पार्टियों के द्वारा। इसीलिए 2003 में संविधान का 91वां संशोधन किया जाता है और उसमें निश्चित कर दिया जाता है कि मंत्री परिषद का कितना बड़ा आकार होगा। इससे ज्यादा सांसदों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, ये पूरा तय कर दिया जाता है। सुन लो कितने होंगे। लेकिन ऐसे में मंत्री परिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, सुन, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि तब मंत्री परिषद की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध न था। यह अनेक राज्यों में भी हो रहा था। अंततः संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% सदस्यों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। इससे ज्यादा लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। पहले लालच देकर दूसरे दलों के, छोटे दलों के सांसदों का समर्थन हासिल किया जाता था कि तुम हमें समर्थन दे दो, तुम्हें हम ये पद दे देंगे, तुम्हें हम ये पद दे देंगे। तो इस तरह से उनसे उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास किया जाता था। लेकिन संविधान के इस संशोधन ने स्पष्ट कर दिया कि अब मंत्री परिषद का आकार इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मंत्री परिषद का आकार इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? तो अब लालच पालच देने का कोई झमेला ही नहीं रहता। पर इन सब चीजों का चयन, मंत्री परिषद में कौन होगा कौन हटेगा, इन सब चीजों का चयन कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। आगे सुनो। जैसे केंद्र सरकार का पूरा ढांचा है वही हमारे देश में राज्य सरकारों का भी ढांचा है। जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे ही राज्यों में कौन महत्वपूर्ण है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री की ताकत केंद्र सरकार में है वही राज्य सरकारों में किसकी ताकत है? मुख्यमंत्री की, ठीक है। विधायिका वाले अध्याय में अब विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संसद
संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। ठीक है, तो आप ये विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बता देता हूँ मोटी मोटी बातें। देखो, आपकी जो ये राजनीतिक कार्यपालिका है वो बनी कहाँ से? विधायिका में से तो बनी है ना। तो विधायिका का और कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका पर अंकुश होता है। वो ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इससे सवाल जवाब करने का अधिकार है किसको? विधायिका को। विधायिका देश में चल रहे कामों की इनसे सवाल जवाब कर सकती है, क्योंकि भाई बने तो यहीं से है ना। प्रधानमंत्री साहब अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो कैसे बने? सबसे पहले तो सांसद बने हैं ना, फिर उसके बाद उनको उनका पद मिला है, उनकी पार्टी को ज्यादा बहुमत मिला, जिस कारण से वो प्रधानमंत्री बने, और तो कोई कारण नहीं है ना। तो ये बात स्पष्ट रखना बहुत जरूरी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो विधायिका की भी सदस्य है, तो बिना विधायिका के सदस्य हुए तो आप राजनीतिक कार्यपालिका में आ ही नहीं सकते। पहले ही बता दिया गया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा का सदस्य होना, लोकसभा में बहुमत आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये संसद का सदस्य होना तो अनिवार्य है, संसद का सदस्य होना तो अनिवार्य है अगर आपको प्रधानमंत्री के पद पर बैठना है तो इसका मतलब बिना विधायिका के आप राजनीतिक कार्यपालिका में आ ही नहीं सकते। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब इस पर पूरा कंट्रोल है किसका? राजनीतिक कार्यपालिका पर विधायिका का, और विधायिका पर राजनीतिक कार्यपालिका, दोनों का एक दूसरे पर पूर्ण कंट्रोल होता है। इसको हम बहुत विस्तार से समझ लेंगे विधायिका वाले अध्याय में। आगे सुनो। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले न्यूज में सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन जो कि विफल हो गया। उन्हें ज्यादा लोगों का सहयोग नहीं मिलता। प्रधानमंत्री के पास अभी भी अपार बहुमत है, उनको सबसे ज्यादा सांसद सहयोग करते हैं। तो जिस पार्टी का संसद की लोकसभा के सदन में बहुमत गायब हो जाता है, वो अपनी कुर्सी से भी हट जाती है। ये अंडरलाइन। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक, ये लोग उत्तरदायी हैं। इनसे जो भी संसद में सवाल किया जाएगा उन प्रश्नों का उत्तर देना इनके लिए अनिवार्य है। समझ में आ गई बात? ये संसदीय कार्यपालिका की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इन लोगों का संसद में पूछे गए हर प्रश्न का जवाब देना इनके लिए अनिवार्य है। सारे प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है इनके लिए। आगे सुनो। और अगर इन्होंने संसद में बहुमत खो दिया तो ये अपने आप ही टर्मिनेट हो जाती है सरकार। समझ में आई बात? इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं कि अगर मंत्रिपरिषद में जो लोग हैं उनमें से अगर किसी के भी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी राजनीतिक कार्यपालिका डिसमिस हो जाएगी। तो अगर किसी पर भी बेईमानी या भ्रष्टाचार का आरोप लगता है मंत्रिपरिषद में तो मंत्रिपरिषद के सदस्य ही उसे जबरदस्ती त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिससे कि उनकी पूरी की पूरी राजनीतिक कार्यपालिका
भंग ना हो, उनकी पूरी की पूरी राजनीतिक कार्यपालिका भंग ना हो। सुन लो फिर से एक बार कि अगर मंत्री परिषद में रहने वाले किसी भी सदस्य के खिलाफ, सिर्फ प्रधानमंत्री ने, किसी भी सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को प्रधानमंत्री के साथ त्याग पत्र दे देना पड़ेगा। समझ में आ गई? फिर चाहे बाद में वही लोग क्यों ना बन जाए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य क्यों ना बन जाए, लेकिन उस समय उन्हें त्याग पत्र दे देना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि जिस भी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार या चोरी गमन कुछ भी आरोप लगता है उसे पहले ही कह देते हैं भाई तू त्याग पत्र दे दे। समझा? अब इसीलिए उससे पहले ही त्याग पत्र ले लेते हैं, जिससे कि राजनीतिक कार्यपालिका मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पे कोई किसी भी प्रकार की आंच ना आए। ठीक, मैंने आपको पहले बता दिया इन लोगों की इन सभी लोगों का सामूहिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि हमारे देश में संसदीय प्रणाली में सरकार सामूहिक संरचना पर चलती है। हमारे देश में किसी एक के पास ताकत नहीं है, उंगली में ताकत नहीं है, इस हथेली में ताकत है, इसमें ताकत है हमारे देश में। समझ में क्यों? उंगली वाली ताकत नहीं है, हथेली वाली ताकत है। जब ये सारी उंगलियां एकजुट होकर एक मुक्का बना लेती हैं, इस वाली में ताकत है। हमारे देश में संघात्मक ढांचे पर सरकार चलती है। ठीक, गठरी वाली जिसे कहेंगे, एक लकड़ी वाली नहीं, गठरी। इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्याग पत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू कराना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। तो इस तरह से जो भी लोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, यहाँ जो भी फैसले लिए जाते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। जिस फैसले के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं वही काम किया जाता है। ऐसी बात मैं आपको बता दूं, भाजपा में 5 ही लोग 6 लोग होते हैं जो निर्णय लेते हैं और उस निर्णय को सबको मानना पड़ता है। यही होता है हर पार्टी में, कोई एक भाजपा की बात नहीं, यही होता है। 5 6 10 लोग, 10 ज्यादा नहीं, बस 10 लोग होते हैं जो देश को चलाते हैं और उन्हीं के फैसले से पूरा देश चलता है। 10 लोग होते हैं जो सुप्रीम बॉडी होती है, वही देश को चलाती है। उसके अलावा कोई भी देश को चलाने नहीं आता और सब लोग उस चीज को बस हाँ कर देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते, ना प्रश्न करते हैं ना कुछ करते हैं। आपने कभी देखा है कि भाजपा का कोई लीडर खड़ा होकर अपने मंत्री से सवाल कर रहा हो? कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं कुछ देखा होगा कि कोई सांसद, भाजपा का कोई सांसद खड़ा होकर अपने ही सांसद या विधायक से सवाल कर रहा हो कि ये किस लिए आप ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, ये कभी नहीं। और विपक्ष अगर सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही करार ही कर दिया जाता है। हमारे देश की यह राजनीति आज के समय पर। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्री परिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से पूरी मंत्री परिषद ही भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्याग पत्र के कारण मंत्री परिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्री परिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। प्रधानमंत्री एक सेतु है, किसके बीच में? आपके राष्ट्रपति और आपकी संसद, इनके बीच में क्या है? एक पुल का काम करता है, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद, पीएम प्लस मंत्री परिषद, ये सब क्या है? एक सेतु का काम करता है। तो इन सबको कनेक्ट करके रखने का काम कौन करता है? आपका
प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और ऐसे ही आपके राज्यों में कौन करता है? आपके मुख्यमंत्री। ठीक, आगे सुनिए। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। इसी भूमिका के कारण डॉक्टर पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी। इसी के कारण पंडित नेहरू ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री क्या है? केंद्रीय धुरी है, जिस पर पूरी की पूरी सरकार नाचती है। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। ये उनका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि वो देश में चल रहे हर मुद्दे की, हर कानून की जानकारी किसको दे? माननीय राष्ट्रपति साहब को। ठीक है, और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय ले। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात का आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार तथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि। तो आपका प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है आपके देश में। उसका देश की हर राजनीतिक गतिविधि में और विश्व की हर राजनीतिक गतिविधि में उसकी पैठ होती है, क्योंकि वो देश का राजनीतिक प्रधान होता है। वो देश का क्या होता है? राजनीतिक प्रधान होता है, जिस कारण से उसकी देश की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली सभी राजनीतिक सम्मेलनों में, बैठकों में पैठ होती है, दबदबा होता है। आप जानते हो, अगर प्रधानमंत्री कोई भी कुछ भी करते हैं, टीवी में हमेशा आता रहता है। प्रधानमंत्री को अगर जुकाम भी हो जाए ना, पूरे देश को पता चल जाएगा कि हाँ, आज प्रधानमंत्री जी को जुकाम हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही हमारे देश की पूरी राजनीति घूमती है। पूरे दिन भर मीडिया चैनल में बस मोदी जी क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मोदी जी देश को संचालित कर रहे हैं। आज के टाइम पे मैं अगर लोकतांत्रिक भाषा में कहूं तो देश के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनकी इच्छा ही देश की इच्छा बनती है। आप देख लीजिए, जब भी वो कुछ भी करते हैं, पूरा मीडिया उन्हें कवर करता है और उनके पीछे पूरी की पूरी, अभी G20 हुआ, पूरा मंत्रिपरिषद उनके पीछे खड़ा था कि नहीं खड़ा था? पूरे विश्व के सभी नेता आ रहे थे तो उनसे मिल रहे थे। क्यों मिल रहे थे? क्योंकि वो इस देश के सर्वोपरि नेता हैं। बिना उनकी स्वीकृति के इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता है। अपराध के अलावा, अपराध उनकी स्वीकृति से नहीं होता। अपराध जनता करती है और कराती है, अपराधी करते हैं। ठीक है, उनकी स्वीकृति के बिना इस देश में अपराध के अतिरिक्त कुछ और चीजें नहीं हो सकती हैं। अपराध उनकी स्वीकृति से नहीं होता, इसीलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, तो आपके और पूरी की पूरी सरकारी जमात पर, जो उनका सरकारी तंत्र है, उस पर भी पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी का नियंत्रण होता है। ये बात भी आप बखूबी जानती हैं। ठीक, आगे सुनिए आप। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। पर एक बात और विशेष बता देता हूं मैं। देखो, किसी भी प्रधानमंत्री की ताकत लोकसभा की सीटें निर्धारित करती हैं। अगर आज की जैसी सीटें हो तो फिर प्रधानमंत्री पर कोई अंकुश नहीं होता, नहीं होता। लेकिन अगर 1989 से लेकर 2014 वाली सरकारों को देखें तो इन प्रधानमंत्रियों पर संसद के सदस्यों का क्या था? नियंत्रण था। संसद के सदस्यों का क्या था? नियंत्रण था। क्यों? क्योंकि ये जो सरकारें थी, ये पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं थी।
इनको अपने अन्य दलों को भी जवाबदेही देनी पड़ती थी। ये उन दलों की नीतियों के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो जब गठबंधन की सरकार होती है तो प्रधानमंत्री को बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं, जिससे कि उनका बहुमत ना चला जाए। लेकिन जब बहुमत की अपनी ही पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो फिर प्रधानमंत्री को कुछ सोचना नहीं पड़ता। जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत में यूसीसी लागू हो जाए, तो फिर कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि उनकी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। वो कोई भी बिल लेके आएंगे पार्लियामेंट में, वो पास हो जाएगा अपने आप, वो पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास 318 सदस्य हैं संसद में, लोकसभा में, तो उनको पास कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और 18 राज्यों में उनकी पार्टी या उनके सहयोगी दलों की सरकार है, तो उनके लिए पार्लियामेंट को चलाना बहुत आसान है जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है। लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती तो प्रधानमंत्री को बहुत ही सोच समझ के अपने कदमों को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो इस पीरियड में जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं ना, उनको बहुत ही सोच समझ के काम करना पड़ा है। उनको बहुत ही सोच समझ के काम करना पड़ा है, क्योंकि उनके पास ये खुली छूट नहीं थी कि वो जो चाहे वो फैसला ले। क्यों? क्योंकि उनको अपने सहयोगी दलों के नेताओं से भी बात करके उनकी पार्टी की गाइडलाइंस को देखते हुए काम करना पड़ता था। समझ में आई बात? उनके अन्य दलों की पार्टी लाइंस को भी, गाइडलाइंस को देखते हुए काम करना पड़ता था। लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसा या उनकी पार्टी को ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो प्रधानमंत्री पर फिर कोई लगाम नहीं होती। लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती तो प्रधानमंत्री पर कई अन्य दलों की लगाम होती है। अपनी पार्टी को केंद्र में रखते हुए अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री को कई दलों के साथ संयम के साथ चलना पड़ता है। ठीक, आगे सुनो। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है? ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला, तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रही। परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकारें बनी, तब ऐसा नहीं रहा। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में ना रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या वे हटा दी गई। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ है। अगर आपको लोकसभा में बहुमत नहीं मिलेगा तो अगर आप दूसरे पार्टियों के हिसाब से नहीं चलोगे तो वो अपना बहुमत, अपना सहयोग आपसे छीन लेंगे और आपको 5 साल से पहले ही आपको सत्ता से हटा देंगे। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, तो फिर बहुत सारा काम प्रभावित होता है देश का। तो इसीलिए ज्यादातर सोचती है जनता कि हम एक ऐसी सरकार चुने जिसमें एक पार्टी के पास बहुमत हो। जनता भी यही चाहती है, जिससे कि देश का राजनीतिक कामकाज तेजी से चलता रहे, क्योंकि जितना समय चुनाव में लगेगा उतना ही देश का नुकसान होगा। लेकिन देखिए, बिना चुनाव के भी हम देश को एक सही शासन नहीं दे पाएंगे। तो हमें हमेशा बहुत ही सोच समझ के साथ काम करना चाहिए। हमें बहुत ही सोच समझ के साथ काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक, आगे सुनो। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की भूमिका बढ़ी है। जब भी किसी भी दल को
बहुमत नहीं मिला होता है तब राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ जाती है किसके चयन में? प्रधानमंत्री के चयन में। किस पार्टी को पहले मौका मिलेगा ये साबित करने का कि लोकसभा में उसके पास बहुमत है, ये सिद्ध करने का मौका वो किसको देना चाहे ये उनकी चॉइस पर निर्भर करता है। ए को न देकर बी को दे दें तो इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। हाँ, पर सैद्धांतिक रूप से ये कह सकते हैं कि आपने गलत किया है, आपने ये गलत किया है, मौका हमें मिलना चाहिए था लेकिन आपने उन्हें दे दिया। ये उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और पहली बात, राष्ट्रपति कभी ऐसा करते नहीं, ज्यादातर ऐसा करते नहीं, जो उचित होता है वही करने का प्रयास करते हैं वो। ठीक, आगे सुनो। दूसरे, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। तीसरे, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों के चयन और उनके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। चौथे, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियां बन पाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। कब? जब गठबंधन की सरकार होती है तब। प्रधानमंत्री राजा नहीं, राजा न बनकर क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? ब्रोकर बन जाता है, मीडिएटर बन जाता है, इनके बीच में मध्यस्थता करता रहता है। क्योंकि अगर उनका सहयोग चला जाएगा तो प्रधानमंत्री का उनके पास से उनका पद चला जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री को एक मीडिएटर की भूमिका निभानी पड़ती है। जब कि कौन सी सरकार होती है? गठबंधन सरकार होती है। ठीक, जब गठबंधन की सरकार होती है तो हर नीति को तय करने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा चर्चा होती है। जहां गठबंधन, जब बहुमत की सरकार होती है तो प्रधानमंत्री तय करता है कि कौन से नेता को कौन सा मंत्री परिषद मिलेगा। लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है तो अन्य दलों को भी देखते हुए उसे मंत्री परिषद का विभाजन करना पड़ता है। आपने लालू यादव का नाम सुना है? और मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव का नाम सुना है? उनके पापा हैं मुलायम सिंह यादव, सॉरी, ठीक है, वो एक्सपायर हो गए अभी 1 साल पहले। ठीक, तो ये लोग एक क्षेत्रीय दल के नेता हैं, एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं। आपने समाजवादी पार्टी का नाम सुना है? आपने आरजेडी का नाम सुना है? आरजेडी लालू यादव जी की पार्टी का नाम है। ठीक है, तो इन पार्टियों, ये लोग मंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार में ये लोग मंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव रह चुके हैं रक्षा मंत्री और आपके लालू यादव रह चुके हैं रेल मंत्री। तो ये कैसे रह पाए? इसी कारण रह पाए, गठबंधन सरकार के समय में ही वो रह पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने सांसदों के माध्यम से उस समय की केंद्र सरकार को समर्थन दिया और उसके बदले में उन्होंने क्या लिया? मंत्री परिषद ली। समझ में? मंत्री परिषद के सदस्यता ली। तो ये नेगोशिएशन होता है। फिर प्रधानमंत्री निर्विवाद तरीके से अपने फैसले नहीं ले पाता, उसे हर फैसले को लेने के लिए इन दलों के नेताओं से भी डिस्कशन करना पड़ता है। समझ में आई बात? आगे सुनो। कुछ एक बदलाव के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की ही तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्यपाल के पास ज्यादा विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसाधनात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। सेम ही स्ट्रक्चर है जो प्रधानमंत्री के लिए स्ट्रक्चर है पूरे देश में, वही मुख्यमंत्री के लिए ही
है हमारे देश में, कुछ खास अंतर नहीं है। ठीक, कुछ भी खास अंतर नहीं। केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वहां पर कौन होता है? राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अंतर होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है राज्यों में। ठीक, तो अब हम चल रहे हैं उस राजनीतिक कड़ी को समझने जो इन लोगों के द्वारा, राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा और विधायिका के द्वारा लिए गए निर्णयों को वास्तविक रूप में इंप्लीमेंट करती है। हम उस कार्यपालिका को चल रहे हैं समझने, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अस्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही कहते हैं, या उसे हम नौकरशाही शब्द से डोनेट करते हैं। तो चलिए उसको भी हम विस्तार से समझ लेते हैं और इस अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मंत्रियों के निर्णय को लागू कौन करता है? सोचने की क्या जरूरत है, जब मैंने पहले बता दिया। लागू कौन करता है? आपकी ये नौकरशाही। ठीक, शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। सैन्य सेवाओं और इन सेवाओं को डिवाइड करने के लिए हमने इसे क्या कहा है? नागरिक सेवा कहा है, सिविल सर्विसेज कहा है। क्या कहा है हमने इसे? सिविल सर्विसेज। ठीक, तो ये लोग होते हैं, सिविल सर्विसेज के अधिकारी ही होते हैं जो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधायकों, सांसदों के द्वारा लिए गए निर्णयों को वास्तविक रूप में जमीनी हकीकत में इंप्लीमेंट कराने का काम करते हैं। इन्हीं लोगों का काम होता है उन फैसलों को लागू कराना जो इन बड़े बड़े लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक, आगे सुनो। सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। बनाने में भी सहयोग करते हैं और लागू करने में भी सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है। भारत में आपके ये जो IAS, IFS, IRS, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्रवीण अफसर हैं जो भारत सरकार की, भारत की राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा लिए गए फैसलों को लागू कराने में, उन्हें बनवाने में उनकी सहायता करते हैं। आपकी राजनीतिक कार्यपालिका आती जाती रहती है, लेकिन ये अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य वही के वही बने रहते हैं। और ये आपको पता है, ये एक पेपर को पास करके इस पद पर नियुक्त होते हैं। उस पेपर को कहते हैं UPSC के द्वारा कराया गया पेपर। ठीक है, जिसे हम सिविल सेवा परीक्षा कहते हैं। ठीक है, आगे सुनो। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। कि मतलब ये जो नौकरशाही के सदस्य हैं, इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पक्षपात ना करें कि इनकी पार्टी की सरकार आएगी तभी हम अच्छे से काम करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। ये इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कोई भी सरकार हो, उनके प्रति निष्ठावान होकर काम करेंगे। लेकिन इंसान है, इंसान की अपनी इच्छाएं, अपनी राजनीतिक इच्छाएं, तो ये लोग भी डामाडोल रहते हैं। कुछ पार्टियों के कुछ अफसर फेमस होते हैं, कुछ पार्टियों के कुछ अफसर फेवरेट होते हैं। फेवरेटिज्म सारी जगह चलता है भारत में। ठीक है, ये बात आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं बहुत अच्छे से। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे टीचर के फेवरेट होते, इस टीचर के ये बच्चे फेवरेट, इस टीचर, तो वैसे ही प्रधानमंत्री के कुछ अफसर ये फेवरेट है, कुछ अफसर ये फेवरेट है, वही होता है हर जगह।
ठीक है, आगे सुनो। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। सवाल ना करे उससे कि वो सही नीति है, उसे चलने दीजिए। ये सवाल करने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं होता। उनका काम होता है नई सरकार के हिसाब से नई नीतियों में गठन करने में उनका सहयोग करना, ना कि उनसे सवाल करना। यही सबसे बुरी लगती है मुझे बात, क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये अगर सवाल नहीं करेंगे सरकार से तो सवाल कौन करेगा? आप मुझे बताओ, अगर ये सही नीतियों को सही और गलत नीतियों को गलत बताएं तो देश का पैसा कितना बचे? बहुत ज्यादा बचे। लेकिन इनको भारत का संविधान ऐसा अधिकार नहीं देता। इनकी ये ड्यूटी है कि जो भी नेता आए, जो भी प्रधानमंत्री, जिस भी दल की सरकार बने, उस दल की नीतियों के हिसाब से वो उनकी मदद करें नीतियां बनाने में। ये इनका काम है, ये इनका काम है। इनको सवाल करने का अधिकार नहीं दिया गया। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रम के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यवहारिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे तथा भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूपीएससी। भारत सरकार के लिए जो अधिकारियों का चयन होता है, उन अधिकारियों का चयन करने का काम कौन करती है? यूपीएससी। ठीक है, और ये कौन कौन सी परीक्षाएं कराती है? सुन लेना। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी होते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ से किया जा सकता है। इनको इनके पद से हटाना है तो ये कार्य कौन कर सकता है? सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ से किया जा सकता है। दक्षता और योग्यता के आधार पर दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है। लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। भारत में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया है। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा तथा सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में बुरा नहीं बनेगी। तो भारत के हर समुदाय, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए आपकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को यूपीएससी के पेपर्स में आरक्षण दिया गया है, जिससे कि उनका अनुपात भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था में बढ़ सके, देश की प्रशासनिक व्यवस्था में बढ़ सके और उनका भी देश के शासन प्रणाली में अपना प्रतिनिधित्व हो सके। महिलाओं को भी यही रूप, महिलाओं को भी आरक्षण इसीलिए दिया गया क्योंकि देश में उनकी संख्या कितनी है? 50%। तो उनका प्रशासनिक सेवाओं में भी उतना ही अनुपात होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसा नहीं है, ना हमारी संसदीय व्यवस्था में ऐसा है, संसदीय प्रणाली में ऐसा है, और ना ही हमारी नौकरशाही में। नौकरशाही में तो बेटरमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे लोकसभा और
विधानसभाओं के इलेक्शन में ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो कि दुर्भाग्यवश है। महिलाओं को भी उतना ही मिलना चाहिए। अब यूपीएससी के अंदर आने वाली सेवाओं के नाम सुन लीजिए, कौन कौन सी सेवाएं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम आईएएस कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसे हम आईपीएस कहते हैं, के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षरत नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। आपको शायद पता हो कि एक जिले का जिलाधिकारी उसे जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। क्या आप जानते हैं कि जिलाधिकारी सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों के नियंत्रित होता है। केंद्र सरकार के अनुसार जो आपके आईएएस आईपीएस होते हैं, ये सब के सारे के सारे केंद्रीय ब्यूरोक्रेसी के पार्ट होते हैं। ये केंद्र सरकार के अनुसार कार्य करते हैं किसी भी राज्य में। और ये आप जानते हैं, कलेक्टर किसी भी जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, किसी भी सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। और ये लोग केंद्र सरकार की सेवा शर्तों के अनुसार काम करते हैं। ठीक, आगे सुनिए। क्या आप जानते हैं जिलाधिकारी सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के साथ संबद्ध कर दिया जाता है जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्र सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। अगर कुछ भी वो लोग गलत करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का राइट सिर्फ किसे है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी अधिकार नहीं है, सिर्फ वो उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते हैं। जो भी सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी के पार्ट होते हैं उन लोगों के खिलाफ आपकी राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकती। बस थोड़ा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्र सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है, जैसा कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे। नौकरशाही की यह विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती है और इनके माध्यम से राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार अपना आधिपत्य जमा कर रखती है। इनके माध्यम से राज्यों की रिपोर्टें, राज्य सरकार के कामकाज की रिपोर्ट केंद्र सरकार तक पहुंचती रहती है। केंद्र सरकार को सारी बातें पता चलती रहती हैं कि उस राज्य में कैसा चल रहा है प्रशासन, उस राज्य में कैसा चल रहा है प्रशासन, क्योंकि ये सब के सब जो आपके आईएएस और आईपीएस हैं ये किसके सदस्य हैं? लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। तो ये केंद्र सरकार की सेवा शर्तों के हिसाब से काम करते हैं। और ये चार्ट देख लो कौन कौन सी आपकी सिविल सर्विसेज होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही का माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं, पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारी तो पहुंचने से डरता है। या लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल
किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि ये जो सरकारी अधिकारी होते हैं जनता से बहुत ही बेरुखी से बात करते हैं, जो कि स्वाभाविक है। देखा भी गया है बहुत बार कि ये जो बड़े बड़े पदों पर सरकारी अधिकारी होते हैं ये जनता से सीधे मुंह बात नहीं करते। पहली बात तो इनके पास ये अधिकार नहीं कि वो सीधे मुंह बात ना करें। ये जनता के नौकर हैं। ये जनता के क्या है? नौकर। हम ही लोग इनसे डर जाते हैं, हम ही लोग इनसे डर जाते हैं, जिस कारण से ये लोग अपनी ताकत का बेवजह फायदा उठाते हैं। नहीं तो इनके पास कोई भी ये राइट नहीं है कि ये जनता की बात ना सुने। ये जनता के काम को ही करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, और अगर ये जनता की बात नहीं सुनेंगे तो फिर क्यों ये सैलरी ले रहे हैं? समझ गई? और ये काम कराने, जनता की बात सुनाने के लिए ही इन पर किनका नियंत्रण करा गया है? राजनीतिक कार्यपालिका का नियंत्रण किया गया है, जिससे कि ये जनता के प्रति ज्यादा से ज्यादा उत्तरदायी हो सके और जनता के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। समझ में आई बात? तो इस चीज को सुनिश्चित किया है किसने? राजनीतिक कार्यपालिका ने। लेकिन ये भी हो जाता है कि ये लोग राजनीतिक कार्यपालिका के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। फिर ये सारी चीजें हैं हमारे देश के प्रशासन में। ये बहुत सारी खामियां, और खामियां समय के साथ दूर होंगी, एक बार में दूर नहीं हो सकती। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको खुद के अंदर छिपी हुई खामियों के बारे में भी नहीं पता चल पाएगा। अगर आपको अपनी खामियां पता करनी है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब तक देश चलेगा नहीं तब तक देश को भी अपनी खामियां कभी नजर नहीं आएंगी। तो ये खामियां हैं, इन खामियों को हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी सरकारें दूर करेंगी। पर यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकेंगे। तो आपके पास सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें कर कर आपकी विधायिका या कहिए कि आपकी राजनीतिक कार्यपालिका इस नौकरशाही को आपके प्रति ज्यादा उत्तरदायी बनाना चाहती है, जिससे कि जनता के बीच में और इन प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में जो इतनी बड़ी दूरी है, ये जो खाई है, इस खाई को पाटा जा सके, तभी देश ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाएगा। क्योंकि जब तक इनके बीच में जो ये डिफरेंस है, जब तक ये कम नहीं होगा तब तक देश के विकास को भी हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ये अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।